हाय दोस्तों, नमस्कार। दिस इज दीपक हिमांशु एंड यू आर वाचिंग योर एजुकेशन। और हमारे साथ सभी सुपर 50 बच्चे हैं। और रिवीजन, जो ये एक शॉर्ट रिवीजन हम लोगों ने प्लान किया है, उसके अंतिम दौर पे हैं। आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन से रिवीजन की शुरुआत करेंगे। कल तक हम लोगों ने इससे पहले इवैल्यूएशन, असेसमेंट, इन सबको देखा था अलग अलग तरह से, आपको याद होगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, मेरे हिसाब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, समावेशी शिक्षा पर आपको पता है 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। सीटेट में मैंने क्वेश्चन करके भी आपको आज भी दिखाया है। 5 क्वेश्चन पक्का आते हैं। इसमें क्या-क्या आएगा आपको? वंचित बच्चे, अलग-अलग तरह के दृष्टिबाधित बच्चे, विकलांग बच्चे, या लर्निंग डिसेबिलिटी, या कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, या समस्यात्मक बच्चे हैं। इसमें से किसी में से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब आपका समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। और बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, या जो फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है, जिस पर हमने जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट में भी पढ़ा था। तो इन सभी चीजों से भी जुड़े क्वेश्चन इसी के अंदर कहे जाते हैं, इंक्लूसिव में भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई मोटे-मोटे तौर पे मुझे बता सकते हैं कि आपके हिसाब से समावेशी शिक्षा अगर 1 या 2 लाइन में डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? जिनको भी बोलना है रेज़ हैंड ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऋचा मौर्या बताएंगे। समावेशी शिक्षा वो है सर, जो सभी प्रकार के बालक हों, जिसमें मतलब सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है एक ही स्थान पर। जी, बिल्कुल। संगीता पाल। सर, समावेशी शिक्षा यानी कि सबका समावेश, बिना भेदभाव के, जहाँ सब बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, वो होती है समावेशी। एकीकृत में भी एक दी जाती है, लेकिन वहां पर बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और समावेशी में अगर कोई विकलांग है तो उसके लिए उसी की सुविधा के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ओके, सूचना। समावेशी में जब हम शिक्षा देते हैं तो क्या बेसिकली हम ध्यान रखते हैं? जैसे मतलब कि विकलांग बच्चा के लिए उसके मतलब विशेष प्रकार की व्यवस्था के साथ, मतलब उसको सुविधा के साथ, जैसे विद्यार्थी बाधित हो, विकलांग हो, तो सबका ध्यान में रखते हुए उसके शिक्षा दी हिसाब से जाती है। विशेष व्यवस्था के साथ। जी जी, देखिए, समावेशी पर आपको जब भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज ही मैंने क्वेश्चन कराया था, अगर आपको ध्यान हो, तो अगर मान लीजिए वंचित बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमको सोचना है कि वंचित क्यों होता है? वंचित इसलिए होता है क्योंकि उसको मौका नहीं मिला है। अगर मुझे बैकवर्ड, वंचित मतलब जो जिन बच्चे को मौका नहीं मिला है। अब बैकवर्ड अगर बोल दिया, पिछड़ा बच्चा मतलब जो पीछे है, वहां पर मौका की बात नहीं आती। हमको एग्जैक्ट मीनिंग को समझना है। तो पिछड़ा बच्चा है। तो एक क्वेश्चन आज तो पूछा गया था, जो 4 जनवरी 2022 के क्वेश्चन में करा था कि किस बच्चे को कैसा हम हेल्प करेंगे, तो ये भी सेंसिबल होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन था कि अब कोई अगर बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको चित्र बना के दिखाएंगे, पढ़ने के लिए सिखाएंगे। नहीं, ये उसके लिए मेथड नहीं हो सकता। ऑल्दो चित्र के थ्रू पढ़ाना अच्छी बात है, चाइल्ड सेंट्रिक होता है, लेकिन जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए वो सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो ये हमको बस वो डिफरेंस देखना है कि किस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, समाधान वैसा ही करना है। सबके लिए जब समान शिक्षा जो लोग देते हैं, उनको पता रहता है सारे बच्चे के बारे में, लेकिन जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो अपनी व्यवहार में इस चीजों को नहीं दिखाते हैं कि तुम अलग हो, कि तुम अलग हो, कि तुम अलग हो। इमोशनली कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको समान लेके चलना है। लेकिन ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, इमोशनली किसी के साथ कुछ ये नहीं करना है। कभी भी बात करने के क्रम में आपको क्वेश्चन भी आया था एक बार कि एक पहिया कुर्सी वाले बच्चे, नहीं, ये इमोशनली प्रॉब्लम हो गई आपकी, आपका बात करने में प्रॉब्लम हो गया, रिप्रेजेंटेशन में कभी नहीं करना है। लेकिन एज अ टीचर आपको ये बात पता तो होना चाहिए ना कि उसका पैर टूटा हुआ है, तभी वो पहिया कुर्सी पे है। तो ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ हो उस चीज से, आपको पता है, बट वाइल रिप्रेजेंटेशन आपको बहुत नपे-तुले शब्द यूज करने हैं, या नपे-तुले व्यवहार करने, नपे-तुले एक्सप्रेशन करने, है ना? अब मान लीजिए कि कोई बच्चा आपकी क्लास में घुस रहा है, एक बच्चा ठीक है, वो मान लीजिए कि नहीं पहिया कुर्सी है, सीधे चल रहा है, लेकिन पैर में प्रॉब्लम है तो थोड़ा उचक-उचक के चल रहा है वो। एक बच्चा सीधे आ रहा है, तो जो बच्चा क्लास में सीधे घुस गया उसको ऐसे देख लिए, और जो उचक-उचक के आ रहा है उसको ऐसे करके देख रहे हैं। ये एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि आप उनको अलग फील करवा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इन चीजों को मैं कितने भी एग्जाम्पल से समझाऊं, ये आपको महसूस करना है।
आपके सामने, जैसे कि आप लोग बहुत सारे फीमेल हैं, आप लोग यह समावेशी का देखिए, आपके आपके सामने कोई इंसान बात करता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है ना? अभी आप सहज या असहज किसी के सामने कैसे होते हैं? ऐसे ही लोग बात ही कर रहा है, लेकिन वो कैसा बोल रहा है, कैसे देख रहा है, क्या टोन में यूज़ कर रहा है, कितना रुक के बोल रहा है, बहुत चीज़ें मैटर करती है। तो इन चीज़ों को मैं शब्दों में नहीं लिखवा सकता। कोई भी चैप्टर आपको, आप समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? इसको कोई भी आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता है कि इसमें कैसा व्यवहार होना चाहिए। ये आपका सेंस होना चाहिए कि किस जगह पर मुझे कैसा व्यवहार करना है। तो चाहे वो डिसेबिलिटी के केस में हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन के केस में हो, एज़ अ टीचर हमें कैसे न्यूट्रल रहना है, कैसे नपे-तुले व्यवहार करना है, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, है ना? आप लोग समझ, एक ही बात है, उसी को 10 आदमी बोलेगा, उसका इंटेंशन अलग पता चलता है। तो इसलिए वो व्यवहार में नहीं लाना है, लेकिन दूसरी चीज़ जो है, एज़ अ टीचर हमें पता तो होना चाहिए ना, यस या नो? हमें पता होना चाहिए और हमें ये बात पता है कि उस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय हम ज़रूर करेंगे। अगर मुझे पता है कि एक बच्चा पहिया कुर्सी में आ रहा है, तो मुझे क्लास के लिए स्लोप बनाना पड़ेगा। मुझे पता है कि उस बच्चे की आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, कम दिखता है, तो उसको हमको आगे बिठाना पड़ेगा। ये कह के नहीं कि अरे तुमको कम दिखाई देता है ना, तुम इधर बैठो, नहीं। उसके हमें अलग-अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, है ना? ताकि वो चीज़ एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना जाए, यही समावेशी है। समावेशी में चाहे वो दृष्टि बाधित आते हैं, है ना? चाहे वो श्रवण बाधित आते हैं, सबका एक पैमाना है ना? चाहे वो मेंटल डिसेबिलिटी आते हैं या किसी की आईक्यू कम है, किसी भी आधार पर, है ना? चाहे वंचित वर्ग हैं, एससी, एसटी, कास्ट को भी इसमें रखा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग जो कम संख्या में है, इन सभी लोगों के साथ सामाजिक न्याय हो, इन सभी लोगों के साथ प्रॉपर सामाजिक प्रावधान हो, इस चीज़ की ध्यान यहाँ पे रखी जाती है। इसमें पाठ्य पुस्तक की भी भूमिका आती है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा आपको। पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका है? जैसे मेरी किताब आ रही है, तो किताब आ रही है या आप बच्चे को जो किताब पढ़ाते हैं उसमें से आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग भी एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण देते हैं। लेकिन उस किताब के किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्सप्लेन करने में, किसी भी चीज़ से, किसी भी शब्द से ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमको थोड़ा-सा भी असहजता महसूस हो, है ना? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया था, मुझे क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए भी आते हैं कहीं जगह पे। एक क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा हुआ था कि एक आवारा लड़का है, जो ऐसे-ऐसे कार्य करता है। मैंने उस क्वेश्चन को रिव्यू किया, उस वर्ड को काट दिया। एक टीचर होने के नाते आप समझिएगा। मैंने वहाँ पर उस वर्ड को चेंज किया, एक समस्यात्मक बालक है, जो ऐसे-ऐसे व्यवहार करता है या उचित व्यवहार नहीं करता है। ये दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड के लगभग मीनिंग एक ही हैं, लेकिन एक टीचर होने के नाते या एक शिक्षा का मंदिर या एक स्कूल होने के नाते या एक बुक होने के नाते हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ये भी समावेशी के अंदर आता है। आप समझ रहे हैं? पाठ्य पुस्तकों की भूमिका ज़रूर आपको पूछी जाती है। तो यही पाठ्य पुस्तक की में एक महीनता है, क्योंकि आप अगर दूसरे वर्ड भी यूज़ कर देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मीनिंग तो वही निकल रहा है, लेकिन हमारा काम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग निकालना नहीं है। इसलिए जो ऑथर होते हैं उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जो भी आप किताब आप प बच्चे को पढ़ाते हैं, वो किताब बहुत नपे-तुले होने चाहिए। इसलिए देखिएगा, कभी भी अगर किसी भी राज्य की किसी भी किताब में थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम रहती है, ऐसा कुछ कि किसी धर्म को लेके, समुदाय को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तुरंत उसको हटाया जाता है या तुरंत लोग उस पे हड़ताल करते हैं, क्योंकि उससे बच्चे वही सीखेंगे जो आप सिखाएँगे, है ना? तो वो है। तो हमारे एक मुझे याद है, हम जब पढ़ते थे 8th क्लास में थे, तो हमारे एक किताब में एक टॉपिक होता था पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, है ना? उसमें उनके गुणों के व्याख्या होते थे। बिहार में हमारा किताब वो चलता था। उस समय पर वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बाद में जब वो जेल चले गए या उन पे बहुत सारे केस हो गए, तो वो चीज़ हटाना पड़ा। मुझे याद है वो 8th क्लास के टॉपिक से हटा, क्योंकि वो एक अच्छा संदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्चा क्या सीखेगा कि ये एक्टिविटी करना, या खैर जो भी हो, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैसे चीजों में मतलब उससे बच्चा रिलेट करेगा, तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ता है इसके नाते। तो समावेशी शिक्षा टॉपिक से आज भी हमने 4-5 क्वेश्चन किए थे। तो हर जगह पर बच्चे को की जो विविध पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रखना है, उसको लेकर चलना है। सुविधा से वंचित बालक जो हैं, उनको सुविधा देनी है, लेकिन किसको क्या सुविधा देनी है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या सबको एक मेथड से पढ़ाना है? ये भी एक क्वेश्चन आया है। नहीं,
जो बच्चा जैसा मेथड है, क्या पाठ्यक्रम को रिजिड रखना है? ये भी क्वेश्चन था। नहीं, हमें फ्लेक्सिबल रखना है। जब जैसा जरूरत हो उस हिसाब से परिवर्तन करना है। कोई भी एकदम, देखिए कई बार क्या होगा, कुछ मीनिंग लगेगा अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं होता। जैसे कि इसको बाकी बच्चों के जैसा ही पढ़ाया जाए, बाकी बच्चों के जैसा ही पाठ्यक्रम कराया जाए, बाकी बच्चे के लेवल का ही कराया जाए। अरे भैया, जो पिछड़ा बच्चा है वो बाकी बच्चे के जैसा कैसे कर सकेगा? उस बच्चे को उसके हिसाब से कराया जाए। आज भी मुझे याद है यूट्यूब पे पढ़ाते वक्त मैंने ऐसे बताया था, कोई यहाँ पर है तो यहाँ से उठेगा ना, कोई यहाँ है तो यहाँ से उठेगा ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। मैं बस क्वेश्चन ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ रिवीजन में, क्योंकि ये सब टॉपिक में बस एक ही बात है, सबको समान शिक्षा, इसी पर आपको है। असमानता आप दूर करिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन दीजिए। और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इटसेल्फ, मैंने पढ़ाया था, ये बात कहता है कि बच्चे को बच्चे के हिसाब से, बच्चे के लिए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के विकास के लिए, बच्चे की रुचि, बच्चे की प्रेरणा, बच्चे की आवश्यकता, हर चीज उसी हिसाब से होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होगा। तो उस बच्चे में समानता में ये नहीं है कि नहीं तुम सब चलो, तुम सब दौड़ो, नहीं हम तो समावेशी रखते हैं, तुम भी दौड़ो, तुम सामान्य बच्चे हो, तुम्हारा पैर टूटा हुआ, तुम भी दौड़ो। नहीं, हम समानता रखते हैं, हम तो समावेशी शिक्षा है। नहीं, कैसे दौड़ेगा भाई? उसके साथ उचित व्यवहार आप तब सुनने में कितना अच्छा लगता है कि नहीं सबको हम समान लेके चलेंगे, सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तुम भी यही काम करो, तुम भी। अरे भाई, उसको प्रॉब्लम है उसके साथ अब वैसा करिएगा है, उसको और दिक्कत होगी। वो बोलेगा कि सर आप समावेशी कर रहे हैं, मेरा जान लीजिएगा क्या? तो इसलिए आपको उचित व्यवहार देखना है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में इस वर्ड के साथ बस यही वर्ड प्ले करता है समावेशी में, और कुछ उसके पास है ही नहीं खेलने के लिए। क्योंकि सबको पता है अच्छी चीज अच्छी होती है, बुरी चीज बुरी होती है। बस यहीं पे खेलता है वो, कि ये बच्चे को सबको एक जैसा पाठ्यक्रम दे दो। अरे कैसे दे दोगे एक जैसा पाठ्यक्रम? सुनने में कितना अच्छा लगा, हाँ समान पाठ्यक्रम, सबके साथ बराबरी हो रहा है। नहीं, उसको उसके हिसाब से उसको करिकुलम को करना पड़ेगा। कुछ पीछे की छुट्टी है, पिछड़ा है, उसको कुछ डिटेल में जाना पड़ेगा, कुछ चीज शॉर्ट में करना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो इसी में हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, हर चीज आ जाते हैं। आईक्यू में प्रॉब्लम है, मानसिक मंदता है, समस्यात्मक बालक है, अपराधी बालक है, या चाहे वंचित बालक है, अल्पसंख्यक है, कोई भी है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इसी में ये सब तो हो गया आपका समावेशी का ये सब पार्ट, जो मेंटली क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से फिजिकली है, मेंटल डिसेबिलिटी में। मेंटल में एक पार्ट आता है जो लर्निंग डिसेबिलिटी, जिससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। आज भी मैंने कराया था, आप सभी लोग वो जानते हैं। लेकिन ना यहाँ से जैसे आ जाएगा डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सब तो हम कर लेंगे। लेकिन जो मेन बात कभी कभी एक जनरल क्वेश्चन उसमें से दे देता है। लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने की प्रॉब्लम होती है, उसका प्रभाव किसी भी समय पर सिर्फ और सिर्फ सीखने में होता है। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमें उन ऑप्शन पे फोकस करना है जिसमें कि सीखने की बात होती है, लर्निंग की बात होती है, कि लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो समन्वय करने में प्रॉब्लम होती है आंखों हाथों में, चाहे वो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, चाहे लिखने में, चाहे कैलकुलेशन करने में, अल्टीमेटली उसका प्रभाव सीखने पर पड़ता है। और जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक कंफ्यूजन यहां पर होती है। मैं ये 100% नहीं बोल रहा हूं कि वो प्रॉब्लम आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी से ही होती है। मैं बस ये बोल रहा हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी से भी वो प्रॉब्लम होती है। ये लाइन याद रखिएगा तो ऑप्शन को समझ पाइएगा। जैसे कि पठन विकार, हम पढ़ नहीं पा रहे, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे, तो मैं बोल रहा हूं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। इसको पठन विकार है, ये 100 को वाच पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, डब्ल्यू को एम पढ़ता है, इसको पठन विकार है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी ही। कोई बच्चा 100 को वाज इसलिए भी पढ़ता हो सकता है कि उसको एस को ही वो डब्ल्यू समझता हो, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, अल्फाबेट का ही उसको उल्टा ज्ञान हो सकता है, कुछ भी संभव है। हो सकता है कि वो जल्दबाजी में हड़बड़ा के पढ़ दिया हो सकता है कि उसके आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता हो जानबूझ के गलत पढ़ रहा हो। तो एक चीज होने के हजारों कारण हो सकते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बस एक कारण है। तो मुझे जब अधिगम विकलांगता से क्वेश्चन आएंगे तो हम इस चीज पर फोकस करेंगे कि इसके कारण वो होता है ना, लेकिन वो सिर्फ इसके कारण नहीं होता है। समझ रहे हैं, वो वन टू मेनी है।
वो एक कारण, वो एक प्रॉब्लम जो है वो पठन विकार वो 1000 चीज से होता है, उस मेन में एक कारण लर्निंग डिसेबिलिटी भी है, जिसके अंदर आप लोग जानते हैं। कौन बताना चाहेगा? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कौन बताना चाहेगा? प्रीति यस जी सर। बताइए। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता, अक्षरों को पहचान मतलब उल्टा समझ लेता है, जैसे डब्लू को एम, सा, वाज, ये ठीक सब है। विकार हो जाता है सर। एलेक्सिया, एलेक्सिया डिसलेक्सिया का ही एक रूप है। इसमें मस्तिष्क की क्षति होती है। अर्जित डिसलेक्सिया करेक्ट है। करेक्ट, इसको अर्जित डिसलेक्सिया हम लोग कहते हैं। और ये बेसिकली मतलब ये वंशानुगत नहीं होता है, ये इन्वायरमेंट से होता है, तो इसलिए इसको अर्जित। एनवायरमेंट से। जी, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में सर गणित संबंधी कठिनाइयां होती है। ओके, गुड 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 गुड। हाँ हाँ हाँ, निधि पाठक, डिस्प्रेक्सिया, डिस्लेक्सिया सर सूचना सूचना को संप्रेषण किया जाता है। सही बात, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मस्तिष्क की क्षति के कारण लोग सूचना गतिक कौशल मतलब इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता, जैसे कि कोई बात किसी और तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, वो हो गया डिस्ट्रैक्शन। क्षति होने के कारण नहीं पहुंचा पाते। हाँ, मस्तिष्क क्षति के कारण सूचना गतिक कौशल में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जी। एक और आता है, मतलब आपके पास आते आते क्वेश्चन थोड़ा भारी हो गया है, लेकिन हम लोग डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया सबको पता होता है, इसमें थोड़ा सा मुझे जी। पता है सबको दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया भी हमारा हो गया, राइट। अफेजिया, अफेजिया सर हुआ कि इसमें मौखिक संप्रेषण नहीं हो पाता है। हाँ, ये भी भाषा संप्रेषण ही है, लेकिन ये मौखिक संप्रेषण की बात होती है। और जो डिस्प्रेक्सिया हुआ था, डिस्प्रेक्सिया में मेनली क्या होता है कि अभी जैसे हम खा रहे हैं ना, तो खा रहे हैं, ये थोड़ा सा सब लोग क्लियर कर लीजिएगा कि हो सकता है आप लोग अफेजिया को ही डिस्प्रेक्सिया ना समझ लीजिए। डिस्प्रेक्सिया में आप खा रहे हैं तो हाथ ऐसे ले जाके इधर लेके चले गए, ये जो समन्वय है ना, बॉडी का समन्वय मेनली उसमें होता है, जिसमें कि सूचना गतिक कौशल नहीं हो पाती है, आंख और हाथों के बीच संतुलन नहीं हो पाता है ना। लेकिन अफेजिया जो बैलेंस है, नहीं कर पाती। जी जी, ये जो कम्युनिकेशन वाली बात मैंने बोली थी अभी डिस्प्रेक्सिया में, वो बेसिकली अफेजिया में आएगी कि भाषा कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑरल जो हम बात करते हैं उसके लिए अंतर्गत आता है। डिस्फेजिया किसको बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया अफेजिया हुआ, डिस्फेजिया। जी। डिस्फेजिया में सर हम बातचीत को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, आंशिक रूप से कर बहुत पाते हैं, बढ़िया, पूर्णता नहीं हो पाती बहुत है। बढ़िया, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो ये मस्तिष्क क्षति के कारण किसी भी बात को नहीं बोलते बोलते आधे पे रह गए, कोई वर्ड टूटा फूटा रह गया, ये हो गया अफेजिया, कम्युनिकेट नहीं करना हुआ। और डिस्फेजिया जो है वो क्या हुआ, बीच में ही रुक जाना हुआ, मतलब बोल रहे हैं लेकिन तोड़ तोड़ के बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वहीं बीच में रुक जा रहे हैं, राइट। रोशन, डिस्ग्राफिया, सर डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है सर। जी इसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जैसे लिखते समय बच्चा पेंसिल को पुअर तरीके से पकड़ता है, ऐसे हाँ पूरा ऐसे पकड़ लेता है, या फिर लिखते के समय नीचे से ऊपर की ओर लिखना, या फिर एक शब्द बड़ा एक शब्द छोटा लिखना, या फिर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होना, ठीक ये है। सब सर होता है। डिस्मॉर्फिया, सर डिस्मॉर्फिया में बच्चे को मतलब व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके अंग छोटे हैं या बड़े हैं, जी जैसे जी, बॉयज को हो जाता है कि उसके मसल्स नहीं है, गर्ल्स को हो हाँ जाता है कि मैं हाँ गोरी नहीं हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत ये कॉन्सियसनेस आ जाता है, ये माइंड का ही विकार, क्योंकि ये बात में बोला भी जाता है कि अगर आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, है ना, विराट कोहली हाइट में कितना ये है, लेकिन देखिए उसकी पर्सनैलिटी, किसी का ध्यान जाता है हाइट पे? तो आप कुछ ऐसा कर दिखाइए, अब अब्दुल कलाम है, देखने में शायद वो अब नहीं रहे हमारे बीच, वो काले थे, लेकिन किन्हीं का ध्यान जाता है, नाम सुनते ही एक अलग रिकॉर्ड आ जाता है। तो लेकिन बहुत लोग जिनको मेंटली थोड़ा ये रहता है, साइकोलॉजिकली वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, जो हम लोग रेगुलर वर्ड में यूज करते हैं, तो वो बेसिकली उसको लगता है कि उसके कोई अंग छोटे, तो वो कुछ न कुछ अपने अंग में कमी है, या कमी है, कुछ ना कुछ कमी है, या तो मेरा फिगर ठीक नहीं है, या तो मेरा हाइट ठीक नहीं है, या तो मेरा कोई भी चीज अपना बॉडी का अंग को लेकर उनको रहता है। एडीएचडी किसको बोलते हैं? सर एडीएचडी में मतलब बच्चा अटेंशन डिफिसिट, ये हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, ठीक है अनम्यूट सर, करिए। आ रहा आवाज। हाँ बताइए।
अच्छा, बार बार म्यूट हो जा रहा है। धनुष, एडीएचडी। अटेंशन इसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है सर। इसमें बच्चा को सर ध्यान एकत्रित नहीं कर पाता है एक जगह। जैसे आप नहीं कर पाते हैं। जी सर, हमको नहीं तो नहीं, खाना बनाना आप तो बहुत ध्यान एकत्रित विद्यार्थी करते हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। अटेंशन मतलब उसका कभी कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाता है, अटेंशन ही नहीं, अटेंशन में डेफिसिट हो जाता है। और हाइपर एक्टिव किसी चीज में मतलब एक नहीं होता है कि हम हर काम को एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो नहीं करके वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को इसके अंतर्गत रखते हैं। ओके, अब यहाँ पर प्रतिभाशाली और सृजनात्मक में कौन अंतर बताएगा? उसको मैं चॉकलेट का फोटो दिखाऊंगा सही में। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक में चलिए श्रेया गुप्ता बताइए। पक्का मैं फोटो दिखा दूंगा मैं आप लोग को। जी बताइए। सर, प्रतिभाशाली बच्चे वे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये इनका मस्तिष्क काफी ज्यादा मतलब सर मैच्योर होते हैं, किसी कार्य को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। किसी को अगर एक बार में वो चीज, इन लोग प्रतिभाशाली बच्चे एक बार में किसी चीज को सीख जाते हैं। और जो अच्छा, सृजनात्मक बच्चे होते हैं सर, उनमें कुछ नया करने की वो होती है सर। किसी भी कार्य को वो एक नए तरीके से कर लेते हैं। अगर कोई अच्छा, कार्य बिगड़ भी गया तो उसका वो दूसरा तरीका मतलब तुरंत खोज लेते हैं। अच्छा, और ओके, चलिए। इसलिए बस बच्चे पढ़ाई में ज्यादा इन लोग एक्टिव होते हैं। जी, संगीता पाल, क्या डिफरेंस है दोनों में? बस डिफरेंस बताइए। सर जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो हर काम में नयापन लेके आते हैं, पर जो प्रतिभाशाली है जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक भी हो, हर काम को इतने ही अच्छे तरीके से कर पाए जितने की सृजनात्मक। चलिए, बहुत बढ़िया। देख लिए फोटो डेयरी मिल्क का, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो अब देखिए, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रतिभाशाली बच्चे जो है ना, जैसे कि टैलेंटेड है, उनको पता रहता है सब कुछ, और वो हर चीज की डेप्थ नॉलेज रखते हैं। आप उनसे एक चीज पूछिए, उन्हें 4 चीज निकाल के बताते हैं। सृजनात्मक बच्चे होते हैं, मतलब एक बच्चे के अंदर दोनों ही गुण होता है, किसी के अंदर ये ज्यादा, किसी के अंदर वो ज्यादा। तो प्रतिभाशाली जो आपका गुण है, उसके कारण आप अपनी चीजों को व्याख्या करते। जैसे मैंने आपसे कोई एक चीज पूछा, उसमें सर ये होता तो ऐसा होता, ऐसे होता, जैसे अभी कितने अच्छे से बच्चों ने बताया, तो वो डिटेल में बताते हैं। सृजनात्मक होता है कि आपका जो कहते हैं ना सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका अभी में भी चीजें, आपका एक्टिविटी से ये जो आपका ज्ञान है उससे काम नहीं भी चल रहा है, या आपको लिमिटेड ज्ञान भी है, फिर भी बेस्ट चीज चूज करना। कोई टॉपिक पे क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शंस हैं, हम उन 4 ऑप्शंस को, ना तो मुझे बढ़िया से पता है, ना वो टॉपिक अच्छे से पता है, लेकिन वो 4 ऑप्शंस में खेला कर करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ये सृजनात्मक गुण है। हर व्यक्ति के अंदर वो गुण रहता है। एक तो है कि आप उस टॉपिक में महारत है ना। एक दे दिया मैंने बहुबुद्धि सिद्धांत, अच्छे से पढ़ा हुआ है। एक है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अगर अपनी गीतों की समझ रखते हैं तो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो अगर संगीतात्मक बुद्धि है तो नहीं पढ़ा हुआ जो आंसर, जो सीटेट जानता भी नहीं है, वो भी उत्तर दे सकता है कि संगीतात्मक ही होगा ना, है ना। बाकी सब भी तो ठीक ही लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ है तो संगीतात्मक होना चाहिए, तो लोग लगा देगा ये सृजनात्मक हुआ। लेकिन जो पढ़ा हुआ है, जो टैलेंटेड है, वो तो देगा। तो वही बात है, जैसे कि व्यवहारवादी और संज्ञानवादी में व्यवहार करके सीखना भी जरूरी है और ज्ञान से भी सीखना जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर दोनों कला होती है। पहले व्यवहार करता है, नहीं पहले दिमाग लगाता है, नहीं करता है, तब प्रयास त्रुटि करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसी तरीके से प्रतिभाशाली और टैलेंटेड में भी, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक में भी, जो प्रतिभाशाली होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो चीजों को पहले अपने बुद्धि विवेक से करते हैं, और कई बार नई चीजों को करने के लिए नया दिमाग भी लगा, क्योंकि बुद्धि विवेक में तो लिमिटेड चीज है ना। आपकी स्कीमा में क्या जनरलाइज होता है, जो चीज आप जानते हैं, लेकिन उतने तक तो दुनिया नहीं है, आपको आगे भी बढ़ना है, उसके लिए क्रिएटिव होना पड़ता है। तो ये चीज हो गया। अब हम लोग जैसा कि अभी व्यवहारवादी की बात किए, ये टॉपिक भी आज हम लोग करेंगे। मुझे सुनिएगा सब लोग अगले 2 मिनट ध्यान से। व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, इस पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें इस पर क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले बहुत पूछे जाते थे। मोटा मोटी थार्नडाइक का ही पूछता है। अब बहुत खुश हुआ तो पावलव का, स्किनर का पूछेगा तो खाली नाम पूछ देगा, क्रिया प्रसूत सिद्धांत है या इसका उल्टा है, आरएस है। और कार्ल रोजर्स या जो लेविन है, इन सब के कम पूछे जाते हैं। ऑनेस्ट बात मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो 2021 का मैंने पैटर्न देखा, नहीं पूछे जाएंगे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम पूछे जा रहे हैं आजकल। तो प्याजे तो अलग थ्योरी हमने पढ़ी ली है, वो सब लोग जानते हैं। व्यवहारवादी 4 हैं मेनली,
जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत, लेकिन ये 4 है मेनली, थार्नडाइक, पावलव, वाटसन और स्किनर। और संज्ञानवादी में संज्ञानवादी में आपका जीन पियाजे आ गए। फिर उसके बाद आपका ये सारे जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं वो सब आ गए इसके अंदर, कोफका, कोहलर, वर्दीमर, कर्ट लेविन, कार्ल रोजर्स आ गए। तो ये सब आ जाते हैं संज्ञानवादी में। फर्क सिर्फ इतना है कि व्यवहारवादी कहता है कि इंसान किसी भी चीज को करता है, 10 दिन आप जूम ओपन करिएगा तो 11वां दिन जूम ओपन करना सीख जाइएगा, है ना, कि वहां पे ऐसे होते हैं, फिर यहाँ पे म्यूट हो जाता है, कहीं पर अनम्यूट हो जाता है, वो सब सीख जाइएगा। संज्ञानवादी कहता है कि अरे नहीं, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो पहला दिन जूम ऐप ओपन किए, उनको नहीं पता है, लेकिन वो देखते हैं अच्छा ये फोटो बना हुआ है म्यूट वाला ना, इसको क्लिक कर देंगे तो आवाज आ जाएगी, तो वो भी तो दिमाग भी तो काम करता है। तो वही चीज है। तो हर इंसान के अंदर ये दोनों ही चीज है। व्यवहार कर करके आप एक्सपर्ट होते हैं। मैं भी एक्सपर्ट हुआ हूँ जूम में व्यवहार कर करके, लेकिन पहले दिन भी जब जुड़ा था तो ऐसा नहीं था कि नहीं चला पाया, चला लिया, कुछ ना कुछ तो पता रहता ही है, धीरे ऐसे ऐसे करके सीख जाते हैं। कोई भी आप में घर में नया सामान आता है, परसों तरसों की बात है, कोई नया चीज आया था, अब वो सेट नहीं हो रहा है, नया सामान आया पूरा खुल के आया, वो सेट नहीं हो रहा है, तो लेकिन नहीं पता है उस चीज के बारे में, लेकिन फिर भी लगाएंगे ना, चाहिए इसका ढक्कन ऐसा, इसका ऐसा है तो इसी में जाएगा, तो दिमाग भी लगाते हैं ना। तो व्यवहारवादी है कि हर बार अभी ढक्कन चारों में लगाएंगे फिर जिसमें सेट करेगा, नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे। तो संज्ञानवादी से आपका काम आसान हो जाता है, आपका जो संज्ञानवादी गुण है उससे आपका काम आसान हो जाता है, लेकिन व्यवहारवादी गुणों से आपकी प्रैक्टिस बहुत हो जाती है। तो बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं है, दोनों ही जरूरी है। जो जितना प्रैक्टिस करिएगा, अब मैं पहला दिन मुझे याद है 11:30 में मुझे जूम रिकॉर्ड करना था, मैं 11:05 से बैठा हुआ हूँ, जैसे क्लास खत्म हुआ बैठा हुआ, हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, टाइम से शुरू होना चाहिए। अभी मैं 11:28 में आके बैठता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ, मेरा पीपीटी सब ओपन रहता है, या जो मुझे रिवीजन करना है उसका सपोर्टिंग मटेरियल भी मैं रखता हूँ, सब अपने हो जाता है। तो यही प्रैक्टिस का भी महत्व है, लेकिन संज्ञान का भी महत्व है ना, कि हमको कैसे करना है ना। जैसे आप लोगों ने भी अपने वीडियोस देखे होंगे 1 दिन 2 दिन यूट्यूब पे, तो आपको भी पता चला होगा, अच्छा अच्छा यहाँ पे ना मेरा कैमरा ऐसे था ना, तो थोड़ा ऐसे रखना है, लाइट कम आ रही थी ना, कल को वहां बैठेंगे। हम देखे थे एक लड़की पहले दरवाजे पे थी, दूसरे दिन खेत में चली गई, अरे बाबा, प्रीति कुमारी शायद ना, अरे भाई थोड़ा फोटो बढ़िया आना चाहिए। जब आप अपना वीडियो देखे तब पता चला, है ना। किसी का कैमरा ऐसे था, बहुत आदमी का कैमरा ऐसे रहता है, ऐसे खाली, उसको लगता है कि वो देख रहे हैं, लेकिन सामने वाला उसका खाली बाल देख रहा होता है ना। जो कुकू है ना, कुकू फोन पे ऐसे ही बात करेगी, उसको लगता है कि उसको सब देख रहे हो, ऐसे करके फोन पे वीडियो कॉल में बात करती है। ऐसा होता है, देखिएगा बहुत बच्चे लोग करते हैं, उनको लगता है कि सामने वाला को तुम देख ही रहे, अरे आपको नहीं देख रहा है सामने वाला। तो ये सब व्यवहार से सीखते हैं, करते करते सीखते हैं। लेकिन बहुत बार आप बहुत चीज ज्ञान से भी सीखते हैं, आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे मेरा भी दिख रहा है ना, ऐसे दिखना चाहिए तो अच्छा आएगा। तो दोनों ही चीज होता है, अच्छे से करते हैं। तो व्यवहारवादी थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। मेन उन्होंने एसआर थ्योरी दी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, आप सब लोग जानते हैं, फ्लो में मैं बता देता हूँ। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया कि भैया उद्दीपन आता है तो हम अनुक्रिया करते हैं, है ना। बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट नहीं पूछेगा आपको। उद्दीपन करता है तो अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन होता है तो रहता है तो हम अनुक्रिया करते हैं। तो इसका मेनली शैक्षिक महत्व यही है कि कोई भी बच्चे को अगर कोई उद्दीपन रहता है, कोई प्रोत्साहन रहता है, कोई मोटिवेशन रहेगा, कोई प्रेरक रहेगा, तो वो बच्चा उस काम को जल्दी से करेगा। इसको एसआर थ्योरी उन्होंने बोला, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उसी में दिया प्रयास और त्रुटि, तो उसमें 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौण नियम दिए। सारे नियम का एक ही बात कहना है, सभी नियम, जितने भी नियम हैं, सभी नियम का सिर्फ एक बात कहना है। वो क्या कहना है? बच्चा, इनके सिद्धांत के अंतर्गत, बच्चा किसी न किसी चीज को देखकर या किसी चीज से बार बार एक्टिविटी करके सीख रहा है, चाहे वो कोई भी सिद्धांत है। अब सीख रहा है तो कर रहा है, नहीं सीख रहा है तो नहीं कर रहा है ना। जैसे वो प्रयास का नियम हो, अभ्यास का नियम हो, कोई भी नियम हो, अब हर नियम को देख लीजिएगा तो बच्चा सिस्टमेटिकली कर करके सीखते जा रहा है ना। अब उसी को क्या मीनिंग बता रहा है उससे, जैसे कि कल ही हमने आपको कराया था संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो उसमें क्या है कि एक सिचुएशन से जब दूसरा सिचुएशन रिलेटेड होगा, जैसे आप गूगल जूम खोलना सीख लिए, कल को आपको कोई मीट पे पढ़ाने लगे, तो आपको बोलेगा कि मीट का आइडिया है आपको, गूगल मीट का बोलेगा आइडिया तो नहीं है, लेकिन दीपक सर के साथ जूम पे पढ़े हुए हैं, पता चल जाएगा। मतलब यही है संबंध प्रत्यावर्तन, एक चीज से दूसरे चीज का रिलेटेबल करना, कि वो किया तो नहीं है लेकिन रिलेट हो जाएगा। अरे हो जाएगा भाई, सब में ऐसा ही होता है। कोई भी चीज, जैसे अनअकैडमी आप किए, बहुत लोग चुपके से दूसरा ऐप डाउनलोड करके देखता है कोई फ्री टेस्ट है क्या, कोई बोलता अरे कैसे खुलेगा, अरे सब तो एक ही जैसा रहता है, खोलो ना, उसमें ऐसा टेस्ट लिखा हुआ होगा।
तो वो संबंध प्रत्यावर्तन है, एक चीज से दूसरी चीज का रिलेशन। नहीं भी जानते तो भी ऐसा घुमा फिरा के कहीं पे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, कभी वहां पे क्लिक करो, किसी का नीचे में रहता है, किसी का ऊपर में रहता है, ऐसे ही चलता है ये सब। तो थार्नडाइक ने अपने सारे रूल में यही बात बोले हैं, है ना, उसी के अनुरूप चलता है। चाहे वो प्रयास है तो हम मेहनत कर करके करते हैं, अभ्यास है तो वही हो गया। अभी कोई भी चीज का इम्पैक्ट आपको अच्छा होगा तो आप उसको फिर से करिएगा, तत्पर रहिएगा तो करिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ नाम से मीनिंग है, इसमें कुछ भी थ्योरी समझने वाली ऐसा नहीं है। पावलव और वाटसन ने जो बोला था, उनका मेन कहना ये था कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ध्यान दीजिएगा, कि किसी चीज से जुड़ जाती है ना चीजें तो मजा आने लगता है, इंसान करने लगता है। इनका ये मेन फोकस हमेशा रहा। चीजों को लिंक किया इन्होंने, जो इन्होंने कृत्रिम चीजों से जोड़ दिया तो मतलब अच्छा लगने लगा। जैसे कि मतलब एक क्या कहते हैं, एक गाना है जो मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो उस पे बहुत बात चल रही थी। अभी एक नया मूवी आया है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का, उसका पठान मूवी का बड़ा वो गाना चला था। तो हम कभी सुने ही नहीं थे, क्योंकि 10 दिन से उस पे बहुत कई कंट्रोवर्सी चल रहा था, मैं सुना ही नहीं था। परसों तरसों एक पार्टी में गया था, वो पार्टी में वो गाना चला और कई बार चला, उस पे सब लोग खूब डांस किए। अब उस दिन से मुझे भी वो गाना अच्छा लगने लगा। तो क्या हुआ, चीजों का रिलेशन किसी चीज से हो जाता है तो वो चीज आपको अब बाद में भी, आज को भी जब वो गाना चलता है तो मुझे उस दिन का याद आता है कि मेरे दोस्त लोग कैसे नाच रहे थे। तो रिलेट हो जाता है चीजें, आपके साथ भी हो जाती होगी। कोई बचपन में किसी दीदी के यहाँ शादी गए थे, वहां पर एकदम आ रही थी दीदी, आ रही थी स्टेज पे, उधर गाना चल रहा है, उधर लड़का आ रहा है, उधर से अजीबो शाम सहनसा चल रहा है, उधर साजन साजन तेरी दुल्हन, ये जैसे गाना सुनेंगे ना आपको शादी का याद आ जाएगा। तो ये सब चीजें बेसिकली इन्हीं थ्योरी में कही गई है, पावलव और वाटसन के थ्योरी में, कि चीजें को लिंक कर देते हैं ना तो हो जाता है। तो इसका फायदा पढ़ाई में उठाया जाए कि बच्चे का चीजों को लिंक किया जाए। एक चीज से, कोई प्राकृतिक चीज क्या पढ़ना है, कृत्रिम चीज से लिंक किया जाए। और दीपक सर के क्लास में मजा आएगा, तो मजा आने के लिए भी पढ़ना है, वो एक चीज हो गया। तो ऐसे ही कई कई चीजों से जब आपकी पढ़ाई लिंक हो जाती है तो बच्चे पढ़ने में मजा लेने लगते हैं। वैसे स्कीनर इसका थार्नडाइक का उल्टा बोल दिया। उल्टा मतलब कोई उनका अपोज नहीं किया। इनको आरएस थ्योरी इसलिए बोलते हैं, इनका कहना है कि हम रिस्पॉन्स करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं ना, सीटेट का रिजल्ट आपको नहीं पता है लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं ना। परसों हमारे एक बच्चे का एग्जाम है, ये मेहनत क्यों कर रहे हैं कि वो रिजल्ट अच्छा हो। पता नहीं है रिजल्ट 130 आएगा, 135 आएगा, 140 आएगा, भगवान करे 148 आ जाए, लेकिन पता नहीं है। लेकिन अभी हम मेहनत कर रहे हैं उस चीज के लिए, तो रिजल्ट नहीं पता है लेकिन हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जिंदगी का। और जो बाकी जितने भी संज्ञानवादी हुए, उन सभी का यही कहना था, खास करके जो गेस्टाल्टवादी थे वो मेनली इसमें आते हैं, कि इंसान दिमाग लगा के सीखता है। जो बंदर वाला एक्सपेरिमेंट था कि बार बार प्रयास करने से खाली नहीं होता है, हम दिमाग भी लगाते हैं, अपनी बुद्धि भी लगाते हैं, जो उन्होंने बंदर के एक्सपेरिमेंट में दिखाया था कि देखो। और दिमाग लगाने का कोई लकीर का फकीर नहीं है, जहां पे जब जैसा दिमाग है वैसा लगाओ। ऐप खोलो तब पता चलेगा कहाँ क्लिक करना है, पहले से कुछ नहीं होता। इसको सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। तो दोनों चीज अपने अपने जगह पे सही है और अपने अपने हिसाब से काम करता है। यही था हमारा आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। और कल मुझे लगता है कि लगभग हम लोग कंप्लीट सीडीपी कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको आपको बार बार देखना है, इतने सेशन को। जरूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी लगाऊंगा, कुछ ऐसा होगा तो। कल जरूर आइएगा सब लोग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।